देखिए आगे हम किशोर न्याय अधिनियम की वो धारा 2 देख रहे थे, परिभाषाएं। इसमें धारा 250 तक अपन परिभाषाएं देख चुके थे। और आगे की जो परिभाषा है 51 से अपन देखेंगे, कुछ बची थी। 51 में देखिए रजिस्ट्रीकृत को परिभाषित किया गया है कि रजिस्ट्रीकृत क्या क्या होते हैं। पहले इसको देख लेते हैं पढ़ के क्या क्या आता है। ये कहता है धारा 51 कि रजिस्ट्रीकृत से राज्य सरकार के प्रबंधाधीन बालक देखरेख संस्था या अभिकरणों या सुविधा तंत्रों या किसी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठनों के संदर्भ में बालकों को अल्पकालिक या दीर्घकालिक आधार पर आवासीय देखरेख उपलब्ध कराने के लिए संप्रेषण गृह, विशेष गृह, सुरक्षित स्थान, बाल गृह, खुला आश्रय या कोई ऐसी अन्य संस्था है जो किसी विशिष्ट जरूरत की अनुक्रिया में सामने आए, या धारा 41 के अधीन प्राधिकृत और रजिस्ट्रीकृत अभिकरण या सुविधा तंत्र अभिप्रेत है। तो ये कह रहा है रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं में कौन कौन आते हैं जो राज्य सरकार के प्रबंधाधीन, मतलब राज्य सरकार के प्रबंधन में रहते हुए बालकों की देखरेख संस्थाओं से जुड़े हुए हैं ना। ऐसे लोग जो बालकों की देखरेख करते हैं, ऐसी संस्थाएं जो दीर्घकाल के रूप में यानी कुछ समय के लिए या फिर लंबे समय के लिए उनकी देखभाल करती हैं और किसके नियंत्रण में रहती हैं, राज्य सरकार के नियंत्रण में रहती हैं या उसके प्रबंधन में रहती हैं। ऐसी संस्थाएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो ऐसी संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं ये आपको याद रखना है। संप्रेषण गृह हो सकते हैं, विशेष गृह हो सकते हैं, सुरक्षित स्थान हो सकता है, बाल गृह भी हो सकते हैं, खुला आश्रय है, अन्य संस्थाएं भी हो सकती हैं, या फिर धारा 41 के अधीन प्राधिकृत या रजिस्ट्रीकृत अभिकरण और सुविधा तंत्र भी हो सकती हैं। तो ये रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। कोई खास नहीं, बस इसमें ये नाम याद रखने हैं, है ना। अब उसके बाद देखिए धारा 252 में जो है नातेदार की परिभाषा बताएगी। नातेदार को देखिए क्या कहता है। नातेदार से इस अधिनियम के अधीन दत्तक के प्रयोजनों के लिए किसी बालक के संबंध में चाचा या चाची अथवा मामा या मामी अथवा पितामह पितामही या मातामही अभिप्रेत है। तो नातेदार का जो अर्थ लगाया वो किसके अर्थ में लगाया गया है, दत्तक के लिए। यहाँ जो नातेदार का अर्थ है वो किस प्रयोजन के लिए, दत्तक के लिए। तो दत्तक के लिए नातेदार का अर्थ लगाया गया है और उसमें कौन कौन शामिल है, चाचा चाची, मामा मामी, पितामह यानी दादा दादी, और मातामही का मतलब नाना नानी शामिल है। ठीक है, याद रखना, चाचा चाची, मामा मामी और दादा दादी, और ये कौन है, नाना नानी, ये इसमें शामिल है। ये आपको याद रखना है। कोई खास नहीं हालांकि, लेकिन जो बस इतना याद रखें जो कि जो नातेदार का यहाँ जो अर्थ लगाया गया है वो काय के लिए लगाया गया है, दत्तक के लिए। दत्तक के लिए नातेदारी का अर्थ लगाया गया, बस इतना याद रखना। वो कौन, 4 लोग इसमें आते हैं। देखिए 53 कहता है राज्य अभिकरण से राज्य सरकार द्वारा धारा 67 के अधीन दत्तक ग्रहण और संबंधित मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए स्थापित राज्य अभिकरण अभिप्रेत है। तो राज्य अभिकरण कौन है, जो धारा 67 के अधीन दत्तक ग्रहण के संबंध में, ये दत्तक ग्रहण से संबंधित कौन सी धारा के अधीन, धारा 67 के अधीन दत्तक ग्रहण के संबंध में और उससे संबंधित जो भी मामले होते हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए स्थापित किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। ऐसा कोई राज्य अभिकरण इसके अंतर्गत आता है। तो दत्तक ग्रहण में कौन आता है, धारा 67 के अधीन स्थापित कोई अभिकरण, है ना, जो दत्तक से संबंधित क्रियाएं करता है। अब देखिए घोर अपराध में कौन से अपराध होते हैं, ये 54 में बताया है कि घोर अपराध कहता है घोर अपराध के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं जिसके लिए भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिकतम दंड 3 से 7 वर्ष के बीच के कारावास का है। तो ये याद रखना है आपको, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि घोर अपराधों में कौन कौन आते हैं। घोर अपराध में ऐसे अपराध हैं जिसमें 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक के कारावास की सजा होती है आईपीसी के अनुसार, है ना। कितनी सजा होती है, 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के कारावास की सजा जिसमें हो सकती है। ऐसे अपराध काय की परिभाषा में आते हैं, घोर अपराध की परिभाषा में आते हैं। ये आपको याद रखना है ना। 3 प्रकार के अपराध हैं इसमें तो आपने पहले 2 पढ़ चुके हैं, तीसरा ये है। तो घोर अपराध कौन से हैं, जिनमें 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है, इनके बीच की जो सजा होती है, ऐसे अपराध क्या कहलाते हैं, ऐसे अपराध घोर अपराध कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको।
अब देखिए विशेष किशोर पुलिस यूनिट या एकक का अर्थ बताया गया है 55 में। ये क्या कहता है? ये कहता है विशेष किशोर पुलिस यूनिट से यथास्थिति किसी जिले या नगर में पुलिस बल का एकक बालकों से संबंधित और धारा 107 के अधीन बालकों को संभालने के लिए उस रूप में पदाभित कोई अन्य पुलिस एकक जैसे रेल पुलिस अभिप्रेत है। तो ये कह रहा है विशेष पुलिस में कौन कौन आता है। पहला कहता है किसी जिले या नगर में पुलिस बल का एकक, तो पुलिस बल का एकक भी आता है इसमें। पुलिस बल एकक मतलब यूनिट लिख लीजिए, है ना। पुलिस बल यूनिट भी आती है जिले की, है ना, जिले की। जिले भाई जो जिले में जो पुलिस बल यूनिट होती है नगर या जिले में नगर या जिले में, नगर या जिला, तो नगर या जिले में जो यूनिट होती है पुलिस बल की वो भी इसके अंतर्गत आती है। साथ ही साथ धारा 107 के अधीन बालकों को संभालने के लिए जिन स्पेशल पुलिस फोर्स की स्थापना की जाती है वो भी इसके अंतर्गत आती है। जैसे लिखा है रेल पुलिस होता है, अभिप्रेत है आदि। तो जो विशेष पुलिस स्थापना 107 के अधीन की जाती है वो भी आती है, और जिले में जो नगर पुलिस वगैरह होती है जो बालकों के लिए स्थापित की जाती है वो भी विशेष पुलिस किशोर पुलिस यूनिट के अंतर्गत आते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है आपका 56 है। 56 में दिया गया है विशेष गृह। 56 में क्या है? विशेष गृह। तो विशेष गृह कौन से होते हैं ये देखिए। ये कहता है विशेष गृह से किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन द्वारा विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालकों को जिनके बारे में जांच के माध्यम से यह पाया जाता है कि उन्होंने अपराध कारित किया है और जिन्हें बोर्ड के आदेश से ऐसी संस्था में भेजा जाता है आवासन और पुनर्वास संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संस्थापित और धारा 48 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई संस्था अभिप्रेत है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि विशेष गृह में कौन 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 आता है। जो राज्य द्वारा, चाहे स्वैच्छिक संगठन भी हो सकते हैं और गैर सरकारी सरकारी दोनों आ सकते हैं। तो विशेष गृह में तो इसमें कौन से बालकों को रखा जाता है? जिन्होंने कोई अपराध किया है, जिन्होंने विधि का उल्लंघन किया है। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक, कौन से बालक आते हैं? विधि का उल्लंघन करने वाले। ये याद रखना है, विधि का। तो यहाँ अपराध नहीं बोलते तो अपन यही बोलते हैं कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक। इसमें किसको रखा जाता है? विशेष गृह में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को रखा जाता है। ये याद रखना है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को रखा जाता है जिसने इस संहिता के अधीन कोई अपराध कारित किया है। और बोर्ड वगैरह जो होता है बोर्ड के आदेशों से ऐसी संस्था में भेजा जाता है। किसके आदेश से भेजा जाता है? बोर्ड के आदेश से। जो बोर्ड होता है वो जांच करता है, उसको लगता है कि अगर बालक ने विधि का उल्लंघन किया है तो ऐसे बालक को वो कहाँ भेजता है? विशेष गृह में भेजता है। विशेष गृह में स्वाभाविक सी बात है किस उद्देश्य से भेजा जाता है? आवास के और पुनर्वास के उद्देश्य से भेजा जाता है। आवास और पुनर्वास के उद्देश्य से भेजा जाता है और ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संस्थापित और धारा 48 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई संस्था। ये भी याद रखना है। इसके अधीन रजिस्ट्रीकृत? धारा 48 के अधीन जो रजिस्ट्रीकृत संस्थाएं होती हैं वो विशेष गृह के अंतर्गत आती हैं। तो ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है आपको। ये 2 पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को भेजा जाता है। कौन सी संस्थाएं होती हैं? जो धारा 48 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होती है। इतना याद रखना है बस आपको इसमें। तो ऐसी संस्थाएं विशेष गृह के अंतर्गत आती हैं। स्वाभाविक सी बात है, पहला कहता है कि जो राज्य सरकार द्वारा या किसी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन द्वारा विधि का उल्लंघन करने वाले बालक। तो ये शब्द आपको याद रखना है इतना। और जो धारा 48 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होती हैं और जो बोर्ड के बाद कैसे बालकों को भेजा जाता है? जो बोर्ड जांच करने के बाद कैसे बालक जो विधि का उल्लंघन करने वाला उनको लगता है, पाया जाता है, तो ऐसे बालकों को विशेष गृह में भेजा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये विशेष गृह, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है आपकी। ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है आपकी, है ना। ये आपको इंपॉर्टेंट परिभाषा है, दो इसमें आपको याद रखना है। इसके बाद आता है आपका, एक मिनट, इसके बाद है विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण। विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण इसके बाद बताया गया है कि विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण क्या होता है। फिफ्टी सेवन
ये 2 का चल रहा है सारा, 257 है ना, 257 में बताया गया विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण। क्या होता है विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण? देखिए ये क्या कहता है, से ऐसे अनाथ परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के जिन्हें दत्तक ग्रहण के प्रयोजनों के लिए समिति के आदेश द्वारा वहां रखा गया है, अवसान के लिए राज्य सरकार द्वारा या किसी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन द्वारा और धारा 65 के अधीन मान्यता प्राप्त कोई संस्था अभिप्रेत है। क्या मतलब है ये विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण का अर्थ क्या है? पहले तो ये याद रख लीजिए, धारा 35 के अधीन मान्यता प्राप्त कोई संस्था, ये याद रखना है। धारा 65 के अधीन कैसी संस्था है? मान्यता प्राप्त। धारा 65 के अधीन मान्यता प्राप्त, ये एक शब्द आपको याद रखना है इसमें। विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण का अर्थ क्या है? कुल मिला के ये कह रहा है कि ऐसे जो बालक हैं जिनको दत्तक देना होता है, जिनको गोद लेने के लिए रखा जाता है उस समय तक, जब तक वो गोद लेने के लिए सक्षम है, तो ऐसे बालकों को इस काय में रखा जाता है विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण। दत्तक वाला लिखा है ना, तो इसमें कौन से बालक रखे जाते हैं? जिनको दत्तक देना होता है, गोद देना होता है। और कौन सी संस्थाएं होती हैं जो धारा 65 के अधीन क्या होती है? मान्यता प्राप्त संस्थाएं होती हैं। ऐसी संस्थाओं को क्या कहते हैं? विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण कहा जाता है। तो ऐसी संस्थाओं को क्या कहा जाता है? विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण कहा जाता है। गैर सरकारी सरकारी दोनों तरीके की संस्थाएं हो सकती हैं, वो तो आप जानते हैं। बस आपको इसमें एक ही लाइन याद रखना है कि धारा 65 के अधीन मान्यता प्राप्त। और कौन से बालक रखे जाते हैं उसमें? जिनको गोद लिए जाना होता है, ऐसे बालकों को उसमें रखा जाता है। उस अवधि तक रखा जाता है जब तक वो गोद लेने के लिए सक्षम होते हैं, है ना। उस अवधि तक उनको रखा जाता है उसमें, ताकि कोई भी व्यक्ति जो गोद लेना चाहे वहां आके उनको देख सकता है, और जो भी उनको बच्चा ठीक लगता है उसको वो क्या कर सकता है? गोद ले सकता है। तो उसके लिए बच्चों को इसमें रखा जाता है। कौन सी संस्थाएं होती? धारा 65 के अधीन मान्यता प्राप्त कोई संस्था, ये याद रखना है आपको। अब देखिए इसके बाद 58 है प्रवर्तकता। फिफ्टी एट में प्रवर्तकता है, हालांकि ये कोई खास नहीं है। इसमें देखिए क्या लिखा है, प्रवक्ता। 58 कहता है प्रवक्तकता सही है यार, प्रवक्तकता से कुटुंबों को बालक की चिकित्सकीय, शैक्षणिक और विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय या अन्यथा अनुपूरक सहायता का उपबंध अभिप्रेत है। तो प्रवक्तकता में क्या पूछ रहे हैं कि जो बालकों की काय कौन कौन सी जरूरतें हैं इसमें? चिकित्सकीय, ये भी कोई खास नहीं, खैर हालांकि आपको याद रख, चिकित्सकीय चिकित्सीय, इसके अलावा कौन सी जरूरत है? शैक्षणिक और विकास है। और इसके अलावा विकास, ये आपको बस इतना याद रखना है। इसमें तीन तीन जरूरतें हैं जो बालकों की हैं, चिकित्सा यानी मेडिकल संबंधी, उसकी शिक्षा संबंधी, उसके विकास संबंधी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए वित्तीय या अन्यथा अनुपूरक सहायता। तो वित्तीय या अन्य कोई सहायता जो होती है वो इसके अंतर्गत आती है। कौन कौन सी जरूरतें बच्चों की? स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी और उनके विकास संबंधी। स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास, है ना। तो ये तीनों याद रखना है। स्वास्थ्य है उसका, शिक्षा है, और उसके विकास के लिए जो आवश्यकता होती है जिस धन की आदि की, वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। 59 देखिए राज्य सरकार दिया, ये कोई खास खैर नहीं है। राज्य सरकार में क्या आता है? राज्य सरकार क्या होता है ये कह रहा है, राज्य सरकार से किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है। तो जो राज्य सरकार तो आप जानते ही हैं, जो नॉर्मल राज्य सरकार होती है वो तो होती ही है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जो संघ राज्य क्षेत्र है, तो अनुच्छेद 339, ये तो आपको हमेशा हर एक्ट में आता है। तो अनुच्छेद कौन सा है? 239, सॉरी, अनुच्छेद 239।
39 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ये याद रखना, अनुच्छेद 239 के अनुसार नियुक्त किया गया कोई प्रशासक। संग्रह क्षेत्र के बारे में स्पेशल राज्य सरकार की परिभाषा क्यों दी, ताकि दिक्कत ना हो। राज्यों की परिभाषा में, राज्यों के मामलों में तो कभी दिक्कत आनी नहीं, परिभाषा केवल उन्हीं शब्दों की दी जाती है जहाँ कोई दिक्कत आ सकती है, तो क्लियर करने के लिए परिभाषाएं दे दी जाती है ना। राज्य सरकार तो आप जानते हैं कौन होती है, केंद्र सरकार भी आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा राज्य है जो संघराज्य क्षेत्र है ना, तो उन मामलों में कौन सा राज्य सरकार का क्या अर्थ लगाएंगे, तो इसीलिए दे रखा है परिभाषा कि भैया उस मामले में आप जो संविधान का अनुच्छेद 239 है उसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक जो होता है उसको क्या माना जाएगा, राज्य सरकार माना जाएगा, इसीलिए दे रखा है। 60 जो है ये भी आपको याद रखना है, 60 अभ्यर्थित बालक। अभ्यर्थित बालक कि भाई अभ्यर्पित जो बालक है वो कौन होता है, अभ्यर्पित बालक। इसमें लिखा है अभ्यर्पित बालक से ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसका माता पिता अथवा संरक्षक द्वारा ऐसे शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक कारकों के कारण जो उसके नियंत्रण से परे है, समिति को त्यजन कर दिया गया है और समिति द्वारा उसे उस रूप में ऐसा घोषित किया गया है। तो अभ्यर्पित बालक का अर्थ क्या है, त्यागा हुआ बालक। कैसा बालक, जिसको छोड़ दिया गया है, त्याग दिया गया है, बस इतना याद रखें, ऐसा बालक जो जिसको त्याग दिया गया है, जिसका त्याग कर दिया गया है। कारण कुछ भी हो सकते हैं, इसमें लिखा है चाहे सामाजिक कारण हो या माता पिता द्वारा या उसके संरक्षक द्वारा, शारीरिक कारण हो सकते हैं, भावनात्मक कारण हो सकते हैं या अन्य कोई सामाजिक कारण हो सकते हैं। शारीरिक कारण मतलब कोई विकलांग था, उसके माता पिता नहीं रखना चाहते, उसके संरक्षक नहीं रखना चाहते थे, या कोई भावनात्मक कारण हो सकता है कि भैया वो बच्चे को नहीं रखना चाहते, कोई ऐसी फीलिंग जुड़ी हुई है कि वो बच्चे को नहीं रखना चाहते, या कोई सामाजिक कारण होता है जिसकी वजह से वो बच्चे को नहीं रखना चाहते और उन्होंने उस बच्चे को क्या कर दिया, उसका त्याग कर दिया है और समिति को सौंप दिया। और समिति ने क्या करा है, उस रूप में उस बालक को, समिति तो करती है डिसाइड, तो समिति ने उस रूप से क्या करा है, उसे अभ्यर्पित बालक घोषित किया है। तो ऐसा बालक क्या कहलाता है, अभ्यर्पित बालक कहलाता है। तो बस इतना याद रखना है इसमें, कैसा बालक होता है, त्यागा हुआ बालक, चाहे माता पिता के द्वारा त्यागा गया हो या किसी संरक्षक के द्वारा त्यागा गया हो, या फिर शारीरिक कारण कह रहा है कि चाहे शारीरिक कारण से त्यागा गया हो, चाहे सामाजिक कारण से त्यागा गया हो, या फिर अन्य कोई कारण से त्यागा गया हो, भावनात्मक कारण भी हो सकते हैं, अन्य कोई कारण से त्यागा गया हो, तो ऐसा बालक क्या कहलाता है, ऐसा बालक अभ्यर्पित बालक कहलाता है। कब कहलाता है, जब समिति जांच करने के बाद ऐसा पाती है। कब कहलाता है, जब समिति, ये तो आप जानते हैं कि समिति जांच करेगी, समिति को सौंप दिया जाता है और समिति जांच करने के बाद उसको अभ्यर्पित बालक घोषित करती है। ठीक। 61 कोई खास नहीं है, 61 कहता है कि उन सभी पदों कि जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हुए किंतु परिभाषित नहीं है, अन्य अधिनियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अन्य अधिनियमों में क्रमशः है। ये याद रखने वाला तो वैसे है कि अर्थ की बात कह रहा है कि भैया कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो अधिनियम में प्रयुक्त तो कर लिए गए हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं दिया गया। तो ये कह रहा है कि अगर अन्य विधि विधि अधिनियम यानी विधि, जो अन्य विधियां हैं, कोई भी विधि हो जो अन्य विधियां हैं, उनमें जो अर्थ दिया गया है उसका वही अर्थ यहाँ भी लगाया जाएगा। तो यहाँ वैसे तो नॉर्मली आपने देखा हुआ लिखा रहता है सीआरपीसी के अनुसार, एविडेंस के अनुसार, है ना, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, अन्य विधि। अन्य विधि मतलब जितनी भी विधियां हैं, सारी जो भी विधियां इससे सुसंगत है, उनमें जो अर्थ लगाए गए हैं वो अर्थ यहाँ लगा लीजिए। इसीलिए थोड़ा सा इस पे ध्यान रखने वाला है, इनका जो अर्थ कैसे लगाएगा, जो अन्य विधियों में दिया हुआ है ना, जैसी भी अन्य विधियां हैं, जो भी अन्य विधि है उनमें जो अर्थ दिया हुआ है वही अर्थ यहाँ भी लगा लिया जाएगा। कौन से पदों का, जो यहाँ परिभाषित नहीं है उनके बारे में कह रहा है, जो परिभाषित नहीं है और फिर आए हुए हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो परिभाषित तो नहीं किए जाते लेकिन आते हैं, तो ऐसे शब्दों का अर्थ क्या लगाया जाएगा, जो जिस विधि में दिया हुआ उसके अनुसार उसका अर्थ लगा लिया जाएगा, उसका अर्थ यहाँ भी लगाया जाएगा। इसके बाद देखिए अध्याय 2 देखेंगे अपन आज। तो ये जो परिभाषा है इसको बड़े अच्छे ढंग से पढ़ना है, आपको ध्यान में रखना है, इसको परिभाषाओं को हल्के में मत लेना, आप काफी ढंग से पढ़ना है। इसमें से काफी क्वेश्चन मिलेंगे आपको परीक्षा में, इनको ही अच्छे ढंग से पढ़ लिया तो आपके काफी 2-4 क्वेश्चन तो इसमें से ठीक हो ही जाएंगे। इसीलिए इसको आपको ढंग से पढ़ना है।
इसके बाद जो है आपका अध्याय 2 है। अध्याय जो है बालकों की देखरेख और संरक्षण के साधारण सिद्धांतों के बारे में बताता है। कुछ सिद्धांत दे रखे हैं बालकों के, उसके बारे में है। तो इसमें धारा जो है 3 है, अधिनियम के प्रशासन में अनुसरित किए जाने वाले साधारण सिद्धांत। धारा जो है 3, धारा 3 क्या कहती है? अधिनियम के प्रशासन में, अधिनियम के प्रशासन में अनुसरित किए जाने वाले साधारण सिद्धांत। तो ये कौन से सिद्धांत है? साधारण सिद्धांत। कौन से? अधिनियम बन के प्रशासन जब किया जाता है, उसे लागू कराना होता है कुल मिला के, तो उसमें जो साधारण सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाएगा उसके बारे में इसमें बताया गया है। साधारण सिद्धांत कौन से साधारण सिद्धांत हैं? जब प्रशासन किया जाता है, इसको लागू कराना होता है, तो उससे संबंधित। देखिए इसमें लिखा है, यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार, बोर्ड और अन्य अभिकरण इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होंगे। ये कह रहा है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, या फिर बोर्ड हो, फिर या अन्य कोई संस्थाएं वगैरह हो, या अन्य कोई अभिकरण वगैरह हो, जब वो इस अधिनियम का क्रियान्वयन कराते हैं यानी उसको लागू कराते हैं, तो कुछ मूलभूत सिद्धांत नीचे जो दिए गए हैं, वो कितने सिद्धांत दिए गए ये भी याद रख लेंगे आप, कुल 16। कितने सिद्धांत हैं? कुल 16 सिद्धांत इसमें दिए गए हैं, ये याद रखें आप। कितने सिद्धांत दे रखे हैं? कुल 16 सिद्धांत दे रखे हैं। उन 16 सिद्धांतों का जो है, जैसी भी स्थिति हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या बोर्ड या अन्य कोई अभिकरण हो, तो वो क्या करेंगे? इसका पालन करेंगे। देखिए कौन कौन से 16 सिद्धांत हैं, इसमें आपको याद रखना है कि कौन कौन से 16 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है, देखिए जो पहला सिद्धांत है वो कहता है निर्दोषिता की उपधारणा। काय की उपधारणा? निर्दोषिता की उपधारणा। मतलब ये मान, देखिए इसमें क्या कहता है, पहले निर्दोषता की उपधारणा का सिद्धांत, तो ये भी आपको याद रखना है। पहला कहता है किसी बालक के बारे में 18 वर्ष की आयु तक यह उपधारणा की जाएगी कि किसी असद्भावपूर्ण या आपराधिक आशय का दोषी नहीं है। तो ये कह रहा है ऐसा बालक जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की। बालक में तो आप जानते हैं कि कौन से बालक आते हैं जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की, तो यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको, केवल आपको ये याद रखना है कि ऐसे जो भी बालक हैं जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, उनके बारे में ये मान के चला जाएगा कि उन्होंने, उनको क्या है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। असद्भाव या आपराधिक आशय का दोषी मत नहीं है, मतलब उनका कोई आशय वगैरह अपराध करने का नहीं था, ऐसा मान के चला जाएगा। मतलब उनकी निर्दोषता की उपधारणा की जाएगी कि जो बालक है वो कैसा है, वो निर्दोष है, उसका कोई आपराधिक आशय वगैरह नहीं था, ऐसे मान के चला जाएगा। तो क्या मान के चला जाएगा कि वो बालक क्या है, निर्दोष है। कौन सा बालक के बारे में? जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की, क्योंकि बालक का अर्थ क्या होता है, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी ना की। तो ऐसे बालक जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, उनके बारे में उपधारणा की जाएगी कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है, तो उनकी निर्दोषता की उपधारणा की जाएगी पहले में। इतना ही याद रखना पर्याप्त है आपके लिए, ठीक है। दूसरा देखिए क्या कहता है, गरिमा और योग्यता का सिद्धांत। काय का सिद्धांत? गरिमा एवं योग्यता। बस, तो गरिमा और योग्यता का सिद्धांत क्या होता है? देखिए ये क्या कहता है, सभी मनुष्यों के साथ गरिमा और अधिकारों में समान बर्ताव किया जाना चाहिए। तो ये कोई खास नहीं, ये कह रहा है कि सभी व्यक्तियों में गरिमा के साथ क्या किया जाना चाहिए, एक सा व्यवहार किया जाना चाहिए, समान व्यवहार किया जाना चाहिए। गरिमा और योग्यता का सिद्धांत का अर्थ क्या है? सभी व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो यहाँ भी केवल आप इतना ही काम से चलेगा, पहला निर्दोषता की उपधारणा, दूसरा गरिमा और योग्यता की उपधारणा। तो क्या माना जाएगा कि सभी व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए, उनके संग अलग अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, है ना। तीसरा है भाग लेने का सिद्धांत। भाग लेने का, भाग लेने का मतलब ये नहीं कि फरार हो जाने का नहीं है, इसमें अर्थ देखिए क्या है। भाग लेने का सिद्धांत से अर्थ है प्रत्येक बालक को सुने जाने और उसके हितों को प्रभावित करने वाली सभी आदेशिकाओं और विनिश्चयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, और बालक के दृष्टिकोण को
बालक की आयु और परिपक्वता को सम्यक ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा। तो भाग लेने का मतलब है समस्त कार्रवाइयों में, जो भी बालक से संबंधी कार्रवाइयां होती हैं उन समस्त कार्रवाइयों में बालक को क्या लेने का अधिकार है, भाग लेने का अधिकार है। कौन सी कार्रवाइयां, समस्त कार्रवाइयां लिख लीजिए याद। बालक से संबंधित समस्त कार्रवाइयां जो होती हैं उसमें बालकों को क्या है, भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। वो जान सकता है कि भैया क्या कार्रवाई चल रही है, उसके विरुद्ध क्या बोला जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है। तो उन जो भी समस्त कार्रवाइयां होती हैं उन समस्त कार्रवाइयों में बालक को भाग लेने का अधिकार होता है। तो इसमें भी आपको इतना याद रखना है, भाग लेने का अर्थ क्या है, समस्त कार्रवाइयों में भाग लेना। ठीक है, 2-3 बार आप इनको पढ़ेंगे तो याद रहेगा, क्योंकि इसमें से पूछा जाएगा कि भैया इसमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है, नेगेटिव में अधिकतर पूछा जाएगा। चौथा देखिए क्या कहता है, सर्वोत्तम हित का सिद्धांत। चौथा कैसा है, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम हित मतलब बालकों का हित पर ध्यान दिया जाएगा। तो सर्वोत्तम हित में देखिए क्या कहता है, बालक के संबंध में सभी विनिश्चय मुख्यतः इस प्रारंभिक विचारण पर आधारित होंगे कि वे बालक के सर्वोत्तम हित में हैं और बालक के लिए अपनी पूर्ण सशक्तता को विकसित करने में सहायक होंगे। तो कुल मिला के ये क्या कह रहा है कि बालकों के संबंध में जो भी विनिश्चय किए जाते हैं, जो भी निर्णय किए जाते हैं, बालक मुख्यतः इस प्रारंभिक विचारण पर आधारित होंगे कि बालक के सर्वोत्तम हित में है। तो कुल मिला के ये प्रारंभिक विचारण जो भी किया जाता है वो क्या मान के किया जाएगा कि जो भी किया जा रहा है वो बालक के हित में है। जो भी कार्रवाई कुल मिला के जो भी कार्रवाई वगैरह की जा रही हैं वो किसके हित में, बालक के हित में। जो भी कार्रवाइयां क्या की जाती हैं वो किसके हित में मानी जाएंगी, वो बालक के हित में मानी जाएगी, और इसी को समझ के आगे कार्रवाइयां की जाएंगी। मतलब जो भी प्रोसीडिंग चलती है वो किसके लिए चलती, बालकों के हित के लिए चलती है, कि भाई बालक हैं, इन्हें भले विधि का उल्लंघन किया है, कुछ भी किया है, आगे जाके जो सुधर जाए, ठीक हो जाए। तो जो समस्त कार्रवाइयां होती हैं किस उद्देश्य से होती है, कि जो कार्रवाइयां वगैरह की जा रही हैं बालकों के हित में है। देखिए पांचवा, देखिए इसमें पांचवा जो है आपका कौटुंबिक नातेदारी का सिद्धांत कह रहा है। कौन सी नातेदारी, कौटुंबिक नातेदारी। पांचवा कहता है कौटुंबिक नातेदारी का सिद्धांत। ये क्या है, ये कह रहा है बालक की देखरेख, उसका पोषण और उसकी संरक्षा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी जैविक कुटुंब या यथास्थिति दत्तक अथवा माता पिता की है। तो कौटुंबिक नातेदारी का अर्थ ये कहता है कि सबसे पहले जो बालक की जिम्मेदारी है वो उसके जैविक माता पिता पे होती है, मतलब जो उसके रियल माता पिता होते हैं उन पर होती है, या जिन्होंने उनको दत्तक लिया उन पर होती है। अगर जैविक नहीं है तो दत्तक है बालक तो फिर दत्तक पर होती है, अथवा पालक, दत्तक वगैरह नहीं तो जो पाल रहे हैं उन पर या उन पर होती, पालक जो माता पिता होते हैं उन पर होती है। पालक मतलब जो उनकी देखभाल करता है, बच्चों को रखता है, उन पर होती है। तो कौटुंबिक नातेदारी का अर्थ कहता है कि सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी है, माता पिता की, जो उसके जैविक माता पिता है, जिनकी वो संतान है या जिनने गोद लिया है उनकी, या फिर जो पालक है उनकी। तो उनकी जिम्मेदारी होती है। तो ये याद रखना है आपको, सबसे पहली जैविक माता पिता की, फिर दत्तक की, फिर पालक की, इस क्रम में उनकी जिम्मेदारी होती है। जैसी भी स्थिति हो, अगर जैविक माता पिता है तो उनकी, अगर नहीं है दत्तक के बालक तो दत्तक की, और अगर दत्तक भी नहीं पालक है कहीं तो उनकी जिम्मेदारी होती है। इसके बाद है छठवा। छठवा आपका कहता है सुरक्षा का सिद्धांत। ये काय का सिद्धांत है, सुरक्षा। ये बालकों की सुरक्षा के बारे में कहता है। ये कहता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि बालक सुरक्षित है और देखरेख तथा संरक्षा पद्धति के संपर्क में रहते हुए उसके पश्चात उसकी कोई अपहानि, उससे दुर्व्यवहार या बुरा बर्ताव नहीं किया जाता है, सभी उपाय किए जाने चाहिए। तो ये सुरक्षा के लिए की बात कह रहा है कि जो बालक है ये देखा जाएगा कि भाई वो सुरक्षित है या नहीं है, उसके संग कोई दुर्व्यवहार या बुरा बर्ताव तो नहीं किया जाता। जब कब कब देखा जाएगा, जब वो कोई देख रेख या सुरक्षित संस्था वगैरह जो होती हैं यह सुनिश्चित करने के लिए और देखरेख और संरक्षा पद्धति के संपर्क में रहते हो, मतलब कहीं संस्था वगैरह में जहाँ वो बच्चा रह रहा है उसके बारे में कह रहा है कि उसमें ये देखा जाएगा, ये देखने की जिम्मेदारी होगी कि बालक के संग कोई बुरा बर्ताव या बुरा व्यवहार तो नहीं किया जा रहा।
और अगर किया जा रहा है तो उसको रोकने के कोई उपाय किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे सुरक्षा का सिद्धांत। ठीक है, ये भी आपको केवल नाम ही नाम याद रखना है। सातवां देखिए क्या कहता है, सकारात्मक उपाय। सातवां है सकारात्मक उपाय। सकारात्मक उपाय का अर्थ क्या है, पॉजिटिव सोच बच्चे के लिए। ये देखिए ये क्या कहता है, सभी स्रोतों को इसके अंतर्गत वे भी हैं जो कुटुंब और समुदाय के हैं, कल्याण को, प्रोन्नति, पहचान के विकास को सुकर बनाने और बालकों की असुरक्षा को कम करने के लिए समावेशित और समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराने के लिए गतिमान किया जाना चाहिए। सकारात्मक उपाय का मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि चाहे कुटुंब हो और चाहे समुदाय, दोनों किसी भी तरीके की, चाहे कुटुंब हो या समुदाय हो, या कल उनके बच्चों के जो हित है उसके लिए, उसको उन्नत करने के लिए, उसका विकास करने के लिए, चाहे कौटुंबिक रूप से किया जाए चाहे समुदाय के रूप में किया जाए, बालकों का जो हित होता है उसको बढ़ाने के लिए सकारात्मक उपाय, उसके लिए पॉजिटिव उपाय जो किए जाते हैं, ताकि बच्चों का जो है विकास को सुकर बनाया जा सके और बच्चों की जो असुरक्षा है उसको कम किया जा सके। बच्चों का विकास और उसकी असुरक्षा, विकास और असुरक्षा, विकास और जो असुरक्षा का जो वातावरण होता है ना, विकास और क्या लिखा है, असुरक्षा, कहाँ गया, असुरक्षा की भावना, जो असुरक्षा का जो वातावरण होता है उसको कम करना, चाहे सामाजिक रूप में हो, चाहे आपका कौटुंबिक रूप से हो, समुदाय के रूप में हो, किसी भी तरीके से हो, तो जो एक विकास करना और असुरक्षा की भावना को कम करना, ये सारे उपाय इसके अंतर्गत, सकारात्मक उपायों के अंतर्गत आते। आगे देखिए, थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। गैर कलंकीय शब्दों का सिद्धांत। कलंकारी जो शब्द है, कलंकीय, गैर कलंकीय शब्दार्थों, शब्दों लिख दिया मैंने, शब्दों का सिद्धांत या शब्दार्थों एक ही बात है। तो गैर कलंकी शब्दों का अर्थ मतलब क्या है, इसमें लिखा है किसी बालक से तात्पर्य आदेशिकाओं में प्रतिकूल या अभियोगात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मतलब जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं ना साधारणतः अन्य जो अपराधी होते हैं उनके लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो बालकों के लिए नहीं किया जाएगा, उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जो कैसे हो, कलंकीय, गैर कलंकीय शाब्दिक सिद्धांत जो शब्द होते हैं, जो बालक से तात्पर्य आदेशिकाओं में प्रतिकूल या अभियोगात्मक शब्दों का, जो प्रतिकूल शब्द होते हैं या जो अभियोगात्मक शब्द होते हैं। अभियोगात्मक जब हम अपराधी पर अभियोग लगाता है न्यायालय तो जो शब्द लगाता है ना कि अपराधी वगैरह, उस तरीके के जो शब्द हैं वो बालकों के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। तभी तो हम कहते हैं उसको, जैसे कोई बालक अपराधी है तो उसको यहाँ क्या कह रहे हैं, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक, उसको अपराधी नहीं कह रहे हैं, है ना। लेकिन अगर नॉर्मल कोई अन्य व्यक्ति होता तो क्या कहते हैं, हम अपराधी कहते, आरोपी कहते। लेकिन बालकों के मामले में इस तरीके का नहीं कह के हम क्या कहते हैं, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। तो ये उसी तरीके की बात कह रहा है कि इस तरीके के जो शब्द होते हैं जो नॉर्मल अपराधियों के लिए यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, वो बालकों के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। ठीक है, उसके पीछे भी रीजन सीधा सीधा है कि जो बच्चे हो रहे हैं, देखिए बच्चे जो होते हैं जो अपराध अगर भले कर देते हैं गलती तो उनको सुधारने का मौका दिया जाता है। और अगर उस तरीके के शब्द उनके इस्तेमाल किए जाएंगे तो चूंकि उनकी मानसिकता इतनी परिपक्व तो होती नहीं, उनके दिमाग में वही शब्द बैठ जाएंगे कि मैं अपराधी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा, इसीलिए वो शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते, है ना। क्योंकि छोटे बालक हैं, भले ही उन्होंने अपराध कर दिया है तो ऐसी भावनाएं उनके दिमाग में ना बैठे कि भाई, होता है ना कि बच्चे से बोले अपराधी है तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि मैं अपराधी हूँ। तो ऐसी भावनाएं उनके दिमाग में ना बैठे, इसलिए ऐसे शब्द उसके साथ इस्तेमाल नहीं किए जाते। अब देखिए नौवा, देखिए क्या कहता है। नौवा कहता है अधिकारों का अधित्यजन न किए जाने का सिद्धांत। ये कह रहा है अधिकारों का
अधित्यजन ना किए जाने का सिद्धांत, ना किया जाना लिख दिया। इसका सिद्धांत है। ये क्या कह रहा है? ये कहता है बालक के किसी अधिकार या किसी भी प्रकार का अधित्यजन अनुज्ञेय या विधिमान नहीं है, चाहे उसकी इष्पा बालक द्वारा की गई हो या बालक की ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति या किसी बोर्ड या समिति द्वारा की गई हो, और किसी मूलभूत अधिकार का प्रयोग न किया जाना अधित्यजन की कोटि में नहीं आएगा। क्या मतलब कह रहा है इसका? अधिकारों का अधित्यजन ना किए जाने का सिद्धांत। इसमें लिखा है बालक के किसी अधिकार का किसी भी प्रकार से अधित्यजन अनुज्ञेय या विधिमान नहीं होगा। मतलब बालक के जो भी अधिकार, जो भी राइट होते हैं, उसका त्याग नहीं किया जा सकता किसी भी प्रकार से। ना तो बालक कर सकता है, ना कोई संस्था वगैरह जो है, जो बालकों के जो अधिकार वगैरह है उसका त्याग कर सकते कि भाई बालक कहेगा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अगर वो सारी चीजें जो बालकों के हित में हैं, तो जो सारे अधिकार वगैरह हैं जो बालकों के विधिमान है, तो कोई इस तरीके का कोई इच्छा नहीं कर सकता व्यक्त, ना बालक कर सकता, ना ही कोई संस्था वगैरह कर सकती कि भाई उसका अपने जो अधिकार है बालक के, वो अधिकार त्यागना चाहता है, या जो कोई संस्था वगैरह है जो बालक के अधिकार है उसका त्याग करना चाहती है। तो इस प्रकार के जो अधिकार होते हैं बालकों का, उनका त्याग नहीं किया जा सकता। ये कहता है चाहे उसकी इस पर बालक द्वारा की गई हो या बालक की ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा, किसी बोर्ड या समिति द्वारा की गई हो, और किसी मूलभूत अधिकार का प्रयोग ना किया जाना अधित्यजन की कोटि में नहीं आएगा। ये कह रहा है मूलभूत अधिकार का पालन ना किया जाना त्यजन की कोटि में नहीं आता है ना। तो ये याद रखेंगे कि कोई भी बालक जो होता है, जो भी उसके राइट्स वगैरह होते हैं, वो अपने द्वारा या किसी जो संस्था वगैरह होती है उसके द्वारा किसी भी रूप में उस अपने अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। जो भी उसकी भलाई के लिए जो अधिकार वगैरह होते हैं ना, उनका वो क्या नहीं कर सकता? त्याग आदि नहीं कर सकता। 10वां देखिए क्या कहता है, समानता और विभेद ना किए जाने का सिद्धांत। ये कह रहा है समानता एवं, और कह लीजिए, या एवं एवं विभेद ना किए जाने का सिद्धांत। समानता एवं विभेद ना किए जाने का सिद्धांत। ये देखिए ये क्या कहता है। ये कहता है किसी बालक के विरुद्ध किसी भी आधार पर जिसके अंतर्गत लिंग, जाति, नस्ल, जन्म स्थान, निःशक्तता या कारित अपराध भी है, किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा और पहुंच, अवसर और बर्ताव में समानता प्रत्येक बालक को दी जाएगी। तो ये कह रहा है बालकों के किस आधार पर? आप उसकी जाति के आधार पर, आप उसकी लिंग के आधार पर, उस निःशक्तता के आधार पर, या फिर अपराध के आधार पर उससे विभेद नहीं करेंगे। उसमें कोई कैटेगरीज वाइज नहीं बांटा जाएगा। अब आप कहोगे ऐसा क्या क्या मतलब है? इसका मतलब जैसे आपने जेलों में देखा होगा ना, जो जेल जाते हैं लोग, कैटेगरी वाइज कैदी बनते रहते हैं, है ना। तो उस तरीके का विभेदन यहाँ नहीं होगा कि बालकों में कोई विभेद किया जाए भैया, है ना। बोले वो इसने फलाना अपराध किया, इसको अलग रखा जाएगा, इसको ये नहीं, इसके लिए ये नहीं होगा, उसके लिए वो नहीं होगा। तो इस तरीके का जो भेदभाव होता है वो बालकों के संग नहीं किया जाएगा। ना तो उनकी जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना उनकी किसी अपराध के आधार पर जो भेदभाव होता है, वो इस तरीके का भेदभाव बालकों के साथ नहीं किया जाएगा। ठीक, आगे देखिए कौन सा आता है 11। 11 कहता है एकांतता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत। एकांतता एवं गोपनीयता, ये भी याद रखना है। एकांतता और गोपनीयता का सिद्धांत ये क्या कहता है? ये तो आप जानते ही हैं। ये लिखा है प्रत्येक बालक को सभी साधनों द्वारा और संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया में अपनी एकांतता और गोपनीयता की संरक्षता करने का अधिकार होगा। ये कह रहा है कि जो भी बालक होता है सभी साधनों द्वारा, जैसे भी साधन हो, सभी साधनों द्वारा अपनी एकांतता और गोपनीयता का अधिकार प्राप्त है। मतलब वो चाहता है एकांतता और गोपनीयता, अगर वो चाहता है तो सभी कार्रवाइयों में, ऐसा नहीं कि केवल कुछ ही कार्रवाई, सभी कारण नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी कार्रवाई होती है उसको एकांतता एवं गोपनीयता का अधिकार है। एकांत अलग बैठना चाहता है,
गोपनीय अपनी पहचान नहीं बताना चाहता है, वो अपराधी के या उसका जो अपराध किया है वो सामने नहीं आना चाहता, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता, तो इस तरीके के जो अधिकार होते हैं वो उसको पूरी कार्रवाई में प्राप्त होते हैं। ठीक है, बालकों के बारे में तो एकांत और गोपनीयता का अधिकार उन्हें होता है, समस्त कार्रवाइयों में रहता है। 12वां देखिए क्या कहता है, 12वां कहता है अंतिम अवलंबन के उपाय। अंतिम अवलंब के उपाय, ये क्या कहते हैं, ये देखिए ये कहता है अंतिम अवलंब के उपाय के रूप में संस्थात्मक बनाने का सिद्धांत पूरा था। अंतिम अवलंबन के उपाय संस्था बनाने का उपाय के रूप में संस्थात्मक बनाने का सिद्धांत। ये कहता है बालक को युक्त जांच करने के पश्चात अंतिम अवलंबन के उपाय के रूप में संस्थागत देखरेख में रखा जाएगा। तो ये अंतिम अवलंबन के उपाय का मतलब है कि जब पूरी रूप से देख लिया जाता है, पूरा अंतिम जब अवस्था आ जाती है, तो जो बालक होता है उसको कहाँ रखा जाता है, जो संस्था उनके लिए बनाई जाती है। अवलंब अंतिम अवलंबन का मतलब है जो न्यायालय ने जो न्यायालय तो नहीं कहेंगे, यहाँ बोर्ड वगैरह होते हैं, तो जो बोर्ड वगैरह ने जो पूरी जांच वगैरह करने के बाद पाया जाता है कि जो बालक अपराधी वगैरह है, अपराधी नहीं कहेंगे, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक अगर पाया जाता है तो उसको फिर कहाँ रखा जाता है, जो बोर्ड जो क्या कहते हैं इनके रखने के लिए जो स्थान निश्चित होते हैं। 12वां कहाँ गया, 12वां जी अवलंब की संस्था वगैरह जो होती हैं उसमें क्या रखा जाता है, इनको देख रेख आदि के लिए जो रखा जाता है, तो उसे अंतिम अवलंबन के उपाय के रूप में, मतलब अंतिम उपाय बस अब यहाँ पे उस बालक रहेगा जो सिद्ध वगैरह हो जाता है, तो समिति वगैरह द्वारा जांच द्वारा करने के पश्चात तो उस बालक को फिर अंतिम रूप से कहाँ रखा जाएगा, उस संस्था वगैरह आदि में रखा जाएगा। तो उसके बारे में ये कह रहा है। 13 देखिए क्या कहता है, 13 कहता है संप्रत्यावर्तन और प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। 13 ही है। संप्रत्यावर्तन और काय का सिद्धांत है, प्रत्यावर्तन। संप्रत्यावर्तन और प्रत्यावर्तन का जो है सिद्धांत है, ये कह रहा है किशोर न्यायिक पद्धति में प्रत्येक बालक की शीघ्र अपने कुटुंब से पुनः मिलाने का और उसकी सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थिति में जिसमें वह इस अधिनियम के क्षेत्राधीन आने के पूर्व रहता था प्रत्यावर्तित होने का, जब तक कि ऐसा प्रत्यावर्तन और संप्रत्यावर्तन उसके सर्वोत्तम हित में है ना हो अधिकार प्राप्त होगा। मतलब जो भी बालक वगैरह है उसको पुनः समाज में मिलाना, उसके माता पिता से मिलाना, है ना, उसको समाज में लाने की व्यवस्था करना, ये भी उसका एक राइट है। तो इस तरीके की अभी व्यवस्था की जाएगी जब बालक के सर्वोत्तम हित, मतलब लेकिन कब की जाएगी, जब ये चीज सारी चीजें बालक के हित में हो। जब ये सब चीजें बालक के हित में होंगी तभी, उसके सर्वोत्तम हित में होंगी तभी उस प्रत्यावर्तन और प्रत्यावर्तन की कार्रवाई आदि को पूरा किया जाएगा। कार्रवाई संप्रत्यावर्तन का मतलब समाज में पुनः मिलाने की जो कोशिश होती बालक की, वो करना, उसके माता पिता से मिलाना, उसके रिश्तेदारों से मिलाना, उसके दोस्तों से मिलाना, ये सारी चीजें समाज में पुनः मिलाना, उस तरीके की जिम्मेदारी होगी वो भी की जाएगी। इसके बाद देखिए आपका 14 क्या कहता है, 14 कहता है नए सिरे से शुरुआत करने का सिद्धांत। अब नई जीवन, नए सिरे से शुरुआत, शुरुआत कह लीजिए या शुरुआत कह लीजिए, इसी बार शुरुआत करने का सिद्धांत। नए सिरे से शुरुआत करने का सिद्धांत, नए सिरे से मतलब नया जीवन, जो अब जीवन काट लिया, सजा काट लिया है, नया जीवन देने का। ये देखिए क्या कहता है, किशोर न्याय पद्धति के अधीन किसी बालक के पिछले सभी अभिलेखों को विशेष परिस्थितियों के सिवाय समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ये कह रहा है कि भाई जो बच्चा है उसने जो भी सुरक्षित स्थान वगैरह जहाँ थे, वो संरक्षक गृह वगैरह वहां पर रह चुका है, उसके बाद जब वो वापस आता है तो उसके जो भी अभिलेख वगैरह दस्तावेज होते हैं, कुछ परिस्थितियों को छोड़ के, हर मामले में नहीं, कुछ परिस्थितियां अपवादित होती हैं उनको छोड़ के,
सभी मामलों में जो भी उसके आपराधिक रिकॉर्ड की बात कह रहा है, जो भी उसका आपराधिक रिकॉर्ड होता है उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि जब बालक सजा याफ्ता है और सजा आदि काट के आ जाता है तो उसके आपराधिक रिकॉर्ड को, कुछ अपवाद तो रहते ही हैं, तो अपवाद छोड़ दिए जाए, तो अपवादों को छोड़ के उसके जो आपराधिक रिकॉर्ड होते हैं उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अब ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो फिर उसको हर जगह दिक्कत आएगी, उसको आगे पढ़ाई करना, नौकरी करना, बहुत सी चीजें करना है, तो फिर जो आपराधिक रिकॉर्ड होगा वो क्या देगा, दिक्कत देगा ना। इसीलिए वो सारी चीजों को समाप्त कर दिया जाता है ताकि जो बच्चा है क्या कर सके, नए सिरे से अपने जीवन की क्या कर सके, शुरुआत कर सके। इसके बाद अपयोजन का सिद्धांत है 14। 14 एक आध क्या नए सिरे से शुरू, एक अवलंबन, एक आध शायद अपन भूल गए कि देखिए 14 देखिए, 14 नहीं, ये 15 आ रहा है, गड़बड़ हो रहा है, शायद क्रम थोड़ा गड़बड़ हो गया, देखेंगे बाद में। ये 15 है ये, हाँ 15 ही है ये, देखिए 15 है अपयोजन का सिद्धांत। अपयोजन का सिद्धांत, अपयोजन क्या है, ये कहता है विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से न्यायिक कार्रवाई का अवलंबन किए बिना जब तक कि वह बालक या संपूर्ण समाज के सर्वोत्तम हित में न हो, निपटाने के उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा। अपयोजन का सिद्धांत का अर्थ क्या कहता है, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से न्यायिक कार्रवाई का अवलंबन किए बिना जब तक कि वह बालक या संपूर्ण समाज के सर्वोत्तम हित में ना हो, निपटाने के लिए उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये कह रहा है अवलंबन कार्रवाई जो चलती है उसमें बालकों की जो कार्रवाई चल रही है उसको निपटान, जो कुल मिला के बालकों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखा जाएगा और उन कार्रवाइयों को निपटाने का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। जो बालकों से संबंधित जो भी कार्रवाइयां होती हैं उनको निपटाने का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। एक है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, लास्ट है। नैसर्गिक जो न्याय का सिद्धांत है वो यहाँ भी लागू होते हैं, हर मामले में तो यहाँ भी जो है लागू होते हैं। ये कहता है इस अधिनियम के अधीन न्याय की हैसियत में कार्य करते हुए सभी व्यक्तियों या निकायों द्वारा ऋजुता के बुनियादी प्रक्रियात्मक मानकों का, जिनके अंतर्गत उचित सुनवाई का अधिकार, पक्षपात के विरुद्ध नियम और पुनर्वलोकन का अधिकार भी है, पालन किया जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ तो बस इतना याद रखिए, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत हैं अन्य अधिनियमों में प्रयोग किए जाते हैं वो यहाँ भी प्रयोग किए जाएंगे, उनका यहाँ भी इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो 16 सिद्धांत है ये आपको याद करने हैं कि भाई कौन कौन से 16 सिद्धांत होते हैं, खासकर नाम तो बिल्कुल याद ही रखना है कि निर्दोषता की उपधारणा की जाती है, उसकी गरिमा एवं योग्यता का जो सिद्धांत है उस, यानी गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, योग्यता का अधिकार है, जो बालकों का जो अधिकार है उसका कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार होता है, बालकों को जो भी कार्रवाई की जाती है बालकों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रख के की जाती है, उसकी कौटुंबिक नातेदारी का जो भी सिद्धांत है वो भी इसमें आता है, जैसा यानी कि बालकों की जो जिम्मेदारी है उसके जैविक माता पिता, दत्तक और पालक के अंतर्गत आती है। सबसे पहले बालकों की सुरक्षा का सिद्धांत है, सकारात्मक उपाय का सिद्धांत है, गैर कलंकारी शब्दों का जो सिद्धांत है वो भी है, अधिकारों का अतित्यजन का न किए जाने का सिद्धांत है, समानता और विभेद न किए जाने का सिद्धांत है, एकांतता एवं गोपनीयता का सिद्धांत है, अंतिम अवलंबन के उपाय हैं, संप्रत्यावर्तन और प्रत्यावर्तन का मतलब दोबारा उसको मिलाना, समाज में नए सिरे से जीवन की शुरुआत करना, जो रिकॉर्ड होता है आपराधिक वो समाप्त कर दिया जाता है, उपयोजन का सिद्धांत है, अपयोजन का और नैसर्गिक न्याय का भी सिद्धांत इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये सारे जो सिद्धांत है आपको पढ़ने हैं, केवल इसमें हेडिंग हेडिंग आप पढ़ लेना तो कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़े से 2-3 बार आपको हेडिंग हेडिंग याद रखनी है कि कौन कौन से सिद्धांत है। ये 16 प्रकार के जो सिद्धांत हैं ये बताए गए हैं, इसमें जरूर ये नए सिरे से जीवन का अर्थ है, तो इसमें क्वेश्चन जरूर बन जाता है कि जो रिकॉर्ड वगैरह होते हैं बालकों संबंधी वो क्या कर दिए जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं, ये आप याद रखना। ये था आपका धारा 3, थोड़ा सा बोरिंग था, और ये अध्याय जो है आपका 4 है, अध्याय 4 कल ही देखेंगे, आज थोड़ा सा
तो अध्याय 4 अपन कल देखेंगे, इसको नए सिरे से करेंगे। थोड़ा सा भी बोरिंग था थोड़ा सा, लेकिन अब थोड़ा बोरिंग तो है खैर, क्योंकि थोड़े लेंदी जबरदस्ती के बना रखे हैं इन्होंने। जी।